फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने UNGA में की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, समरकंद में SCO सरबराही इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को दिया गया पैगाम बिल्कुल दुरुस्त। मैक्रोन ने कहा, मोदी ने कहा था ये वक्त जंग का नहीं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर कई अहम रहनुमाओं और सरबराहान ममलिकत से की मुलाकात। दो तरफ़ा और बैनुल अक़वामी मसाइल पर किया तबादला ख़याल। पाकिस्तान की पुष्ट पनाही वाली दहशतगर्दी को हवा देने के मामले में चीन एक बार फिर हुआ बेनकाब। चीन ने 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर के दहशतगर्द साजिद मीर के खिलाफ सलामती कौंसिल में भारत और अमेरिका की करारदाद को वीटो करने के अपने फैसले का किया दिफा। कर्नाटक हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज भी रहेगी जारी। समाअत के पहले दिन कर्नाटक हुकूमत के वकील ने कहा, यह कहना गलत होगा कि सिर्फ हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है। दिगर कम्युनिटीज़ के तलबा को भी ड्रेस के अलावा दिगर मजहबी लिबास पहनने से रोका गया। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने अमरावती में एक दवाओं के ताजिर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल करने के लिए NIA के 90 दिन के मुतालबे का किया तस्लीम। जून में उमेश कोल्हे नामी शख्स को मुबैना तौर पर तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में गला काट कर किया गया था कत्ल। अब तक इस मामले में 10 अफराद को किया गया है गिरफ्तार। और क्रिकेट में मोहाली में खेले गए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेटों से दी शिकस्त। भारत के गेंदबाज अपने बल्लेबाजों के बनाए हुए 208 रन के बड़े स्कोर को भी बचाने में रहे नाकाम। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान की हिमायत की है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग का वक्त नहीं है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि PM मोदी ने समरकंद में ठीक कहा था कि यह जंग का वक्त नहीं है। ये मगरिब से बदला लेने या मशरिक के खिलाफ मगरिब की मुखालफत का नहीं है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने कहा था कि यह हमारे जैसे खुद मुख्तार ममालिक को दरपेश चैलेंजों का सामना करने का वक्त है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आला सतही इजलास के मौके पर दुनिया के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। एस जयशंकर ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुशोगलू से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन तनाज़ा, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और G20 की सरगर्मियों जैसे कई अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की। कबल असी उन्होंने अपने लीबियाई हम मनसब डॉक्टर नजला अलमगोश से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने लीबिया में बदलती हुई सूरत हाल पर अपने लीबियाई हम मनसब के नुक्ते नज़र की तारीफ़ की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने दोस्त ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा अलेक्जेंडर शॉलिंगबर्ग से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताउन की तौसी पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने निकारागुआ के हम मनसब डेनिस मोनकाडा से भी मुलाकात की। दोनों फरीक़ों ने आलमी सूरत हाल और उसके कसीरुल जहती मुज़मरात पर तबादला ख़याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने कोमोरूस के सदर अजली असुमानी से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने कोविड-19 और डेंगू से निपटने में
भारत की कामयाबी के लिए सदर असुमनी की सताइश का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तरक्याती शराकतदारी को आगे बढ़ाने और मैरीटाइम सिक्योरिटी में पर मिलकर काम करने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने घाना के सदर नाना अकूफो एडो से मुलाकात की और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन बिलखुसूस दहशत गर्दी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने तरक्याती शराकतदारी की कामयाबियों को भी सराहा। और आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। पाकिस्तान की पुष्पनाही वाली दहशतगर्दी को शह देने के मसले पर चीन एक मरतबा फिर बेनकाब हो गया है। चीन ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर का दहशतगर्द साजिद मीर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में भारत और अमेरिका की तजवीज़ को वीटो करने के अपने फैसले का दिफा किया है। समरकंद में चीन ने दहशतगर्दी की मुखालफत की, लेकिन सिक्योरिटी कौंसिल में उसने साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ को वीटो कर दिया। इससे दहशतगर्दी पर चीन के कौल फेल के दरमियान बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। 2 माह कबल ही चीन की वजह से ही UNSC में जैश मोहम्मद के दहशतगर्द रऊफ़ अज़हर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद हो गई थी। चीन ने पिछले 5-6 बरसों के दौरान पाकिस्तान में पनाह लेने वाले दहशतगर्दों को बैनुल-अक़वामी पाबंदी से बचाने की हर मुमकिन मदद की है। पहले जैश के सरबराह मौलाना मसूद अज़हर को, उसके बाद लश्कर तैयबा के दहशतगर्द अब्दुर्रहमान मक्की को बचा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल शाम अमेरिका के 5 दिन के दौरे पर पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज से 23 सितंबर तक अमेरिका के पेंसिल्वानिया के पिट्सबर्ग में मुनक़िद होने वाले ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में शिरकत करेंगे। तवानाई के मरकज़ी वज़ीर नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के एक मुश्तरका भारतीय वजारती सतह के सरकारी वफ़द की क़यादत करेंगे। ये प्रोग्राम शफ़ाफ़ तवानाई, इख्तिरा और उस सिलसिले में तेज़ी लाने के लिए 30 से ज़ायद ममालिक के CEO, जिद्दत पसंदों, नौजवान पेशावरों समेत दुनिया भर के हज़ारों शफ़ाफ़ तवानाई के रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। और इस दौरान शफ़ाफ़ तवानाई के हल में तेज़ी लाने के लिए बायो रिफाइनरी, एविएशन ईंधन की मुसलसल फराहमी, स्मार्ट ग्रिड, कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म के शोबे में अहम कोशिशों को उजागर करेगा। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह मारूफ माहिर तालीम के साथ साथ भारतीय नज़ादों के साथ भी बातचीत करेंगे। उमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलिकत मुरलीधरन आज से 22 सितंबर तक जिबूती का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान उमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलिकत जिबूती के वज़ीर आज़म अब्दुल कादिर कामिल मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। वी मुरलीधरन जिबूती के वज़ीर ख़ारजा महमूद अली यूसुफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ बाहमी दिलचस्पी के दोतरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान वी मुरलीधरन जिबूती में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक उनके इस दौरे के दौरान भारत और जिबूती के दरमियान सिफारती और ऑफिशियल सर्विस पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा छूट फराहम करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। भारत और जिबूती के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। और अब बात करते हैं कर्नाटक हिजाब मामले की। हिजाब मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। कल अर्जी गुजारों की जानिब से दलाइल पूरी कर ली गई है। समाअत के दौरान अर्जी गुजारों की जानिब से वकील दशयंत देव ने कहा कि हिजाब मुस्लिम ख़वातीन के वक़ार को बढ़ाता है। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2021 से पहले कोई मुस्लिम लड़की हिजाब नहीं पहन रही थी और न ही ऐसा कोई सवाल उठा। ये कहना गलत होगा कि हुकूमत ने सिर्फ हिजाब बैन किया है, दूसरी बिरादरी के लोगों को भी भगवा गमछा पहनने से रोका गया है। मुंबई की खुसूसी अदालत ने अमरावती में एक दवा के ताजिर के कत्ल के मामले में NIA को जांच मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 90 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त को मंजूरी दे दी है। अदालत में NIA ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। काबिल ज़िक्र है कि 21 जून को अमरावती में दवा के ताजिर उमेश कोल्हे का कत्ल हुआ था। इस मामले में अब तक 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में NIA ने दहशतगर्दों मतलूब मुलजिम शहीम अहमद फ़िरोज़ अहमद की इत्तला देने वाले को 2-2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है।
अहमद 2 माह से फरार है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी सदर आज सुबह 10 बजे गांधीनगर में वाक़े बीजेपी दफ्तर श्री कमलम में रियासती बीजेपी अहदेदारों और रियासती बीजेपी मोर्चा के सुदूर के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो रियासती बीजेपी दफ्तर में ही गुजरात से बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग भी करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 1:30 बजे टैगोर हॉल अहमदाबाद में प्रोफेसर समिट से खिताब करेंगे। और गुजरात कानून साज असेंबली का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू होगा। आज इजलास के पहले दिन अशिया और खिदमत टैक्स तरमीमी बिल, गुजरात दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम कंट्रोल तरमीमी बिल और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़ रीऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन बिल पर बहस होने का इम्कान है। यह इस असेंबली का आखिरी इजलास होगा। गुजरात में इस साल दिसंबर तक असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। दिल्ली से बिहार जा रहे जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह से पटना हवाई अड्डे पर महकमा इनकम टैक्स की टीम ने तकरीबन 3 घंटे तक पूछगछ की। इत्तला के मुताबिक जेडीयू के एमएलए सी दिनेश सिंह को पटना हवाई अड्डे पर भारी रकम के साथ पकड़ा गया है। एमएलसी दिनेश सिंह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में जेर इलाज थे। दिनेश सिंह मंगल की शाम पटना वापस आए। पकड़े जाने के बाद महकमा इनकम टैक्स की टीम ने दिनेश सिंह से तकरीबन 3 घंटे तक पूछगछ की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू दिल्ली में ड्रग फ्री इंडिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नई दिल्ली के ज़िला की तरफ से मुनक़िद इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा और सकाफ़त मीनाक्षी लेखी ने नौजवानों को मंशियात से पाक भारत का हलफ दिलाया। काम किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज को इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि इट्स नॉट कूल to have drugs, say no to drugs, but it's not cool to have drugs or not cool to be on drugs. तो ये जो peer pressure वाली दिक्कत है या कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढने वाली दिक्कत है वो ख़त्म होनी चाहिए और सबका मन और मस्तिष्क का ऐसा विकास हो कि हम हर मुसीबत से लड़ने को तैयार रहें और ड्रग्स हमारा सहारा ना बने। ईपीएफओ के आर्जी पेरोल के आदाद शुमार के मुताबिक ईपीएफओ ने जून 2022 में कुल 18.36 लाख सारिफीन जोड़े हैं। पेरोल के आदाद शुमार का साल ब साल मुआजना जाहिर करता है कि गुज़िश्ता साल जून 2022 में 2021 के इसी महीने के मुकाबले में 5.53 लाख सारिफीन में इजाफा हुआ है। जून के दौरान शामिल किए गए 18.36 लाख सारिफीन में से तकरीबन 10.54 लाख नए अरकान को पहली बार ईपीएफओ और एमपी एक्ट 1952 की दफात के तहत शामिल किया गया है। अप्रैल 2022 से नए मेंबरान में शमूलियत के रुझान में इजाफा हुआ है। वजारत मेहनत ने कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली की रियासतों पर मुश्तमिल इदारे महीने के दौरान तकरीबन 12.61 लाख सब्सक्राइबर्स का इजाफा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि तमाम उम्र के ग्रुपों में पेरोल में इजाफे का सबब बनता है। ईपीएफओ मुल्क की एक अहम तंजीम है जो ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 के तहत आने वाले मुनज़्ज़म, नीम मुनज़्ज़म शोबे के मुलाजमीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद फ़राहम करने की ज़िम्मेदार है। यह अपने अरकान को मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात फ़राहम करता है। इंदौर में शुरू हुए स्टार्टअप्स डॉट बॉक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो लोटल कैफ़े के नाम एक नए आइडिया पर मबनी टॉयलेट चेन चलाता है। स्मार्ट वॉश रूम विद कैफ़े की सोच पर मबनी लोटल कैफ़े अपने इस मुनफरिद इक़दाम के ज़रिए लोगों को कैसे अपनी तरफ राग़िब कर रहा है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंदौर में वाक़ स्टार्टअप डॉट बॉक्स कॉन्सेप्शन प्राइवेट लिमिटेड जो अपनी इख्तराई और मुनफरिद पहल से सार्फिन को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। लोटेल जो कि लू और होटल को मिलाकर बना है और अपने आप में एक अनोखी सोच का नतीजा है। ये पे यूज और रेडी मॉडल पर मबनी है। लोटेल कैफे न सिर्फ कम कीमत पर सभी सहूलियात के साथ बैतुल खला की खिदमत फराहम करता है बल्कि पॉकेट फ्रेंडली खाना भी फराहम करता है। सेफ्टी पर्पस से भी बहुत अच्छा है और हाइजीन जो प्रायोरिटी रहती है सबकी, वो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि ये यूज़ करेंगे तो कंफर्ट है। और जितना रश रहता है, क्राउड रहता है, वो इश्यूज़ ज़्यादा यहाँ पर नहीं आते हैं। गर्ल्स के लिए बहुत सेफ़ है, कैफ़े साथ में है
तो अगर आप हरी में हो बस पकड़ने के लिए तो वो ऐसे ऐसे प्लेसेस पे है ये कि आपको सब कुछ अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है। साल 2017 में लोगों को साफ सुथरे हाइजेनिक वॉशरूम और बैतुल खला मुहैया कराने के मकसद से शुरू हुए लूटेल कैफे के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब हम होम टाउन जा रहे थे, मुझे पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना था, लेकिन वो न हाइजीन था न क्लीनिंग था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तब हमें लगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए स्पेशली वुमेन्स के लिए। इंडिया में पब्लिक टॉयलेट हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन वो आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आपको चाहिए। तो उस वक्त जब हम दोनों जने जॉब कर रहे थे तब हमें लगा कि नहीं, हमें ये प्रॉब्लम तो है और छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। हमने इस पर बहुत वर्कआउट किया। लूटेल के वॉशरूम में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और एंटी बैक्टीरियल टॉयलेट सीटें हैं। कैफे की खास बात यह है कि जब आप इसके सामने आएंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसके पीछे एक टॉयलेट भी है। लूटेल अब तक 4 आउटलेट खोल चुका है और आने वाले वक्त में अपने तौसी मंसूबों पर काम कर रहा है। स्टार्टअप का कहना है कि वो 2022-23 में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने 15 आउटलेट खोलेगा। हमारा विज़न ये है कि इंडिया में पब्लिक टॉयलेट या फिर जो पब्लिक टॉयलेट को लेके एक ब्रांड बनाना चाहते हैं हम, जहाँ पे हम क्वालिटी और अश्योर्ड सर्विस लोगों को दे आने वाले 10-15 सालों के अंदर। जैसे आप हर चीज़ के लिए, सर्विस के लिए एक ब्रांड सर्च करते हैं कि मतलब अगर आपको चाय पीनी है तो, या फिर आपको कैब बुक करनी है, या फिर आपको पिज़्ज़ा खाना है या कॉफ़ी पीनी है, तो आज के माइंड में कोई ना कोई एक वर्ड आपको क्लिक करता है। वैसे ही हमारा विज़न है कि इंडिया में आने वाले टाइम में जब आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना हो तो आप लूटेल आपके दिमाग में क्लिक करें। लूटेल को इस इख्तराई इक़दाम के लिए बहुत से अवार्ड्स और तारीफें मिल चुकी हैं। स्टार्टअप के बानियों का कहना है कि हुकूमत के ताउन के बगैर उनके लिए कुछ करना मुमकिन नहीं था। लूटेल कैफे ने अपने क़याम से लेकर अब तक न सिर्फ अपनी आमदनी में 100% इजाफा दर्ज किया है, बल्कि अभी तक 8,50,000 से ज़्यादा लोगों को स्मार्ट वॉशरूम की खिदमत भी फराहम करा चुका है। लूटेल स्मार्ट कैफ़े में ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और क्रांति लाने वाला ये कॉन्सेप्ट अब अपने पंख फैलाने के लिए तैयार है और कोशिश आम जनता को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की है। कैमरामैन राजेश रिखी और सहयोगी श्रीनिवास के साथ इंदौर से मैं अभिषेक महाजन। और आइए अब आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। ईरान में हिजाब के हवाले से मुजाहरों में अब शिद्दत आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुल्क के कई शहरों में लोगों ने हिजाब के हवाले से एहतजाज किया और नारे लगाए। दरहकीकत चंद रोज़ कबल एक 22 साला खातून महसा अमीनी को हिजाब के उसूलों पर अमल न करने पर तेहरान से गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस की पिटाई के बाद हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद लोग मुश्तइल हैं और ख़वातीन अपने बाल काट कर और हिजाब जलाकर एहतजाज कर रही हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है, मुल्क के शहरियों के एतमाद को कायम रखना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नज़रियाती अमल शहरी तरक्की में झलकता है। कौमी मेयर्स कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क के शहरियों ने तवील अरसे से शहरों की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी पर अपना एतमाद ज़ाहिर किया है। यह हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उसे मुसलसल बरकरार रखें और इसमें इजाफ़ा करें। आगे बढ़ते हैं, आलमी एक और अहम खबर हम आपको दिखा देते हैं इसी अखबार की। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की मिस्र के हम मनसब जनरल मोहम्मद ज़की से मुलाकात की खबर को अखबार ने जगह दिया। अखबार ने लिखा है कि हिंदुस्तान और मिस्र के दरमियान दिफ़ाई शराकतदारी बढ़ाने पर मुआहिदा हुआ है। दिफ़ाई ताउन से मुतालिक मफ़ाहमतनामे पर दस्तखत हमारे ताल्लुकात में नई रफ्तार होगी, ये कहना है वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह ने दो तरफ़ा दिफ़ाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने से मुतालिक इक़दामात पर वसी बातचीत की और साथ ही दिफ़ाई सनतों के दरमियान ताउन बढ़ाने की तजावीज़ की निशानदेही करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है।
आगे बढ़ते हैं। इसी अखबार की आलमी सफ़े की एक सुर्खी हम आपको दिखा देते हैं। आलमी सफ़े की सुर्खी है, न सिर्फ मशरिक़ और मगरिब हम दुनिया का हिस्सा हैं। ये कहना है तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान का। तुर्की सालिसी में यूक्रेन और रूस 200 जंगी कैदियों के तबादले पर रजामंद है। आइए आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अगर सुर्खियों की बात करें तो आलमी सफ़े की सुर्खियाँ हम आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में जल्द इंतखाबात न हुए तो अवामी बगावत होगी। मशहूर बुद्ध भिक्षु और मंदिर के सरबराह ने मुतनब्बे करते हुए कहा है कि मुल्क के काबिल रहम सूरत हाल के लिए वज़ीर आज़म और हुकूमत में शामिल सभी अफराद को ज़िम्मेदार ठहराया है उन्होंने। और हिंदुस्तान ने इस मसले पर कहा है कि भारत हर मुमकिन मदद के लिए पुरअज़्म है। आज़ादी के बाद से ही अपने बदतरीन मुआशी हाल का सामना कर रहा श्रीलंका की हर तरह की मदद के लिए भारत पूरी तरह से पुरअज़्म है। एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं। इनकलाब की ही आलमी सफ़े की सुर्खी है, सऊदी अरब में सरमायाकारी में इजाफा, मज़ीद 531 नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी किया गया है। फैक्ट्रियों की कुल तादाद 10,685 हो गई है। अगस्त के महीने में चीन को खाम तेल फराहम करने वालों में ये सऊदी सर फहरिस्त रहा है। और सऊदी अरब में सनती शोबे में सरमायाकारी में लगातार इजाफे की वजह से 531 नई फैक्ट्रियों को फिर से लाइसेंस रिन्यू किया गया, या यूँ कहें कि लाइसेंस जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर सुर्खियों की बात करें तो हिजाब तनाज़ा से मुताल्लिक़ ख़बर जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, अखबार ने उसी को अपनी सुर्खी बनाई है। अखबार ने लिखा है कि कुरान में जिक्र होने से हिजाब इस्लाम का लुज़ूम नहीं, अदालत उज़्मा में हुकूमत की दलील। कर्नाटक हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2021 तक सभी तलबा आराम से ड्रेस कोड पर अमल कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर PFI ने मुहिम चलाकर लोगों को इसके लिए उकसाया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा समाज की एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। वक्फ बोर्ड इमलाक के सर्वे का ऐलान किया गया है। और एक और ख़बर हम आपको कश्मीर से मुतालिक दिखाते हैं कि कश्मीर में 30 साल के बाद जो है सिनेमा हॉल की वापसी हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों कश्मीर में सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया गया है। इससे पहले भी 2 ज़िलों में सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया गया था गवर्नर के हाथों। 30 वर्ष के बाद कश्मीर में लगातार सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया जा रहा है। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि सिनेमा से मोहब्बत करने वाले कश्मीर में हर जगह मौजूद हैं। वादी में सिनेमा घरों की एक अजीम तारीख रही है, ये कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपको हम एक ख़बर बता दें कि मुल्क की राजधानी दिल्ली में सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीमापुरी इलाके में एक ट्रक ने डिवाइडर पर सोए हुए 6 लोगों को कुचल दिया है। इस अलमनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। एक को अस्पताल पहुंचने पर मुर्दा करार दिया गया और दूसरे का इलाज के दौरान ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसा। ट्रक का सुराग लगाने के लिए कई टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या कल रात तकरीबन 2:45 पर पेश आया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में भारत को 4 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए दिलचस्प मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों पर 71 रनों की नॉट आउट इनिंग्स खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 19.2 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कैमरॉन ग्रीन ने 30 गेंदों में 61 रन बनाए और मैथ्यू वेड ने 21 गेंदों में 45 रनों की नॉट आउट इनिंग्स खेली। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। अगला मैच 23 सितंबर को नागपुर में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेली जा रही ख्वातीन की 3 वनडे मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज़ में 1-0 से आगे चल रही है। इससे कबल खेले गए सीरीज़ के पहले मैच में इंग्लैंड को भारतीय खातून टीम के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज का मैच दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहम होगा। सीरीज़ का पहला मैच जीतने के बाद खुद एतमादी से लबरेज ख्वातीन टीम आज का मैच जीतकर सीरीज़ में नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि इंग्लैंड की टीम आज का मैच जीतकर सीरीज़ में बरकरार रहने की भरपूर कोशिश करेगी। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का क्या है मिजाज।
और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की तरफ से पहली बार पैराग्लाइडिंग की गई है। आपको छोड़े जाते हैं इसकी खूबसूरत झलकियों के साथ, आप इनसे महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।